अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर कि बोन फ्रैक्चर की कितनी इकसाम होती हैं। सबसे पहले तो हम फ्रैक्चर का जिक्र करेंगे कि फ्रैक्चर क्या होता है। तो पहली लाइन में उसकी डेफिनेशन को बयान कर दिया गया है। लिखा हुआ है फ्रैक्चर इज द ब्रेकिंग ऑफ बोन ड्यू टू एनी इंजरी। कोई भी चोट लग गई जिसकी वजह से अगर बोन टूट रही है तो ये हमारे पास फ्रैक्चर कहलवाएगा। हड्डी का टूट जाना ब्रेकिंग ऑफ बोन जो है ये हमारे पास फ्रैक्चर हो जाएगा। और बोन खुद ब खुद तो टूटेगी नहीं, तो इंजरी की वजह से चोट की वजह से ही टूटेगी, तो हम उसे फ्रैक्चर का नाम देंगे। मज़े लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर की हमारे पास 3 किस्में मौजूद हैं। कौन सी हैं? तो लिखा हुआ है द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ सिंपल फ्रैक्चर। सबसे पहले जो फ्रैक्चर की किस्म हमारे पास मौजूद है उसे सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी किस्म का नाम लिखा हुआ है कंपाउंड फ्रैक्चर। दूसरी किस्म कंपाउंड फ्रैक्चर कहलवाती है, या इसको दूसरा ओपन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। और एक तीसरी किस्म भी होती है फ्रैक्चर की जिसको कहा जाता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो इन तीनों किस्मों को हम देखते हैं कि सिंपल फ्रैक्चर क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हम किसको कहते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपल फ्रैक्चर की बात करें तो लिखा हुआ है अ सिंपल फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड क्लोज्ड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर को क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहा जाता है। क्लोज्ड फ्रैक्चर क्यों कहा जाता है इसके बारे में लिखा हुआ है इन विच बोन इज क्रेक्ड बट डज नॉट ब्रेक द स्किन। बोन टूटी जाएगी इसके अंदर लेकिन स्किन जो है वो नहीं खुलेगी, स्किन को नुकसान नहीं होगा। तो स्किन के खुले हुए बगैर बोन का अंदर से ही टूट जाना ये क्लोज्ड फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर कहलवाएगा। और उसके नतीजे में हड्डी जो है टूटी तो होगी लेकिन वो बाहर ज़ाहिर हमें नहीं होगी। तो बोन इज़ नॉट एक्सपोज ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर। मज़ीद हमारे पास एक और फ्रैक्चर का ज़िक्र है जिसका लिखा हुआ है कंपाउंड फ्रैक्चर। लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ बोन एंड द पीस ऑफ बोन इज विजिबली पिसरिंग आउटसाइड द स्किन। कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर हड्डी तो टूटी जाएगी लेकिन हड्डी का टुकड़ा स्किन के बाहर निकला हुआ भी आएगा। तो इस कंपाउंड फ्रैक्चर को हम दूसरा ओपन फ्रैक्चर भी कहेंगे। अगर बुक की तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर जो बुक में दिखाई गई है जिसके अंदर बोन को तोड़ा हुआ दिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्किन को डैमेज नहीं हुआ और वो जो फ्रैक्चर है वो अंदर ही मौजूद है और बाहर भी वो फ्रैक्चर का पता नहीं चल रहा। तो इसे हम सिंपल फ्रैक्चर कहेंगे। दूसरी किस्म के अंदर आप देखेंगे तो ये दोनों तस्वीरें एक ही फ्रैक्चर की हैं कि एक फ्रैक्चर के अंदर जो बोन टूटी है उसका टुकड़ा बाहर निकल कर आ गया और फिर पूरा ही बाहर आ गया, स्किन से बाहर वो हिस्सा आ चुका है। तो इस फ्रैक्चर को कहते हैं हम ओपन फ्रैक्चर या दूसरा कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। मजीद फिर आगे लिखा हुआ है when the fracture damages the surrounding structures including organs, veins, arteries or nerves, it is called a complicated fracture। अगर कोई हड्डी टूटी हुई है और वो अपने साथ-साथ बाकी ऑर्गन्स को, हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारी नर्व्स को भी नुकसान पहुँचा रही है, तो ऐसे फ्रैक्चर को कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहा जाएगा। क्योंकि इस कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के अंदर सिर्फ़ हमें हड्डियों को नहीं जोड़ना बल्कि हमें बाकी ऑर्गन्स जो हैं, बाकी वेन्स वगैरह जो हैं, नर्व्स जो हैं, उनको भी फिर देखना पड़ेगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड बहुत पेचीदा फ्रैक्चर हो जाएगा जिसमें हड्डी भी टूटी हुई है और बाकी ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके हैं। वरना अगर कंपाउंड फ्रैक्चर की बात है तो उसमें स्किन और दूसरा हमें जो मामला पेश आएगा वो बोन को ही ठीक करने का होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं उनको ठीक करना। अब अगर फ्रैक्चर होता है तो उस दौरान कौन से मामला पेश आते हैं, किस तरह से महसूस होता है? तो लिखा है फ्रैक्चर इज अकम्पनीड बाय इंटेंस पेन। तो जब कोई भी इंसान को फ्रैक्चर होगा तो बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा और ये इंटेंस पेन, शदीद पेन कहाँ महसूस होगा? तो लिखा हुआ एट द प्लेस ऑफ इनिशियल इंजरी। जहाँ ज़ख्म हुआ था वहीं पर जो है ये पेन महसूस होगा, जहाँ पर हमें चोट लगी थी वहीं पर दर्द महसूस होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा जब दर्द महसूस होगा तो मुमकिन है कि फ्रैक्चर हो चुका हो वहाँ पर। उसके अलावा टेंडरनेस एट द साइट, कि फ्रैक्चर जब होगा तो अगर हम उस जगह पर हाथ लगाएँगे तो दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम टच करें और दर्द महसूस हो, इसे टेंडरनेस कहते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है अ सेंसेशन ऑफ ग्राटिंग और ग्राइंडिंग विद द मूवमेंट। जब हम मूव करेंगे तो हमें ग्राइंडिंग यानी कि हमारे हड्डियों के दरमियान में हमें जो है रगड़ महसूस होगी और उसके अलावा हमें इरिटेशन होगी, हम लोग तंग आ रहे होंगे मूवमेंट के दौरान। उसके अलावा अनएबिलिटी टू यूज द लिम्ब और बॉडी पार्ट सपोर्टेड बाय द बोन। अगर हमारे टांगों में या हाथों में फ्रैक्चर हुआ है या किसी और बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है जहाँ पर बोन मौजूद है तो वो पार्ट हम ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे, उसे ठीक से हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ये तो थी इंटरनल साइज़ जो कि किसी इंसान को महसूस होंगी जिस पर फ्रैक्चर होगा, बाकियों को तो ये महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिज़िकल साइंस की,
जो बाकी लोग भी देख सकते हैं, वो कौन-सी होंगी? तो लिखा हुआ है फिजिकल साइंस इंक्लूड डिफॉर्मिटी ऑफ द पार्ट। अगर कहीं पर बोन टूट चुका है तो वहाँ पर जो बोन का पूरा स्ट्रक्चर था उसकी शक्ल ही बदल जाएगी। यानी इंसान को वो बॉडी का पार्ट थोड़ा-सा बेढंगा-सा नज़र आएगा। उसके अलावा स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ द फ्रैक्चर, जिस जगह पर अगर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर बोन टूटी है, तो बोन के साथ-साथ ब्लड वेसल्स भी टूट जाती है। तो ब्लड वेसल्स के टूट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा खून वहाँ पर जमा हो जाता है। तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन भी वहाँ देखने को मिलती है। तो वो पार्ट सूज जाता है जहाँ फ्रैक्चर होती है। उसके अलावा जब उस हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स जमा हो जाती हैं, उनका खून जमा हो जाता है, तो उस पार्ट का कलर भी चेंज होता है। तो लिखा होता है डिस्कलरेशन ऑफ द ओवरलाइंग स्किन। और उसके अलावा एब्नॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द बोन, और वो मूव भी बोन ठीक से नहीं कर रहा होगा। तो ये सारी निशानियाँ हैं जो कि किसी इंसान को दूसरे इंसान को देखकर पता चल जाएँगी कि इनको फ्रैक्चर हो चुका है। कौन-सी निशानियाँ हो गई? बॉडी का पार्ट जो होगा जहाँ पर बोन टूटा है उसकी शक्ल बदल चुकी होगी, वो पार्ट सूजा हुआ हो सकता है, उस पार्ट का कलर चेंज हो सकता है और वो ठीक से मूव भी नहीं कर रहा होगा पार्ट। अब हम लोग ज़िक्र करते हैं रिपेयर ऑफ बोन, कि किस तरह से बोन जो है, फ्रैक्चर जो है वो रिपेयर होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिंपल फ्रैक्चर के बारे में, कि सिंपल फ्रैक्चर किस तरह से रिपेयर होता है। हम कॉम्प्लिकेटेड या कंपाउंड फ्रैक्चर की बात नहीं करें, सिंपल फ्रैक्चर जो खुद से ही रिपेयर हो सकता है। अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है द फ्रैक्चर्ड और ब्रोकन बोन अंडरगो रिपेयर प्रोसेस थ्रू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में होते हुए बोन रिपेयर होगी। सबसे पहला स्टेज कहलवाएगा हेमाटोमा स्टेज। अब हेमाटोमा स्टेज क्या है, पहले हम एक तस्वीर देखेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी रीडिंग से यहाँ पर समझेंगे। हेमाटोमा का वैसे मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा। हेमाटोमा कहते हैं ब्लड क्लॉट को, खून क्या ज़्यादा जमा हो जाना, ये हमारे पास हेमाटोमा कहलवाता है। खून का जमा हो जाना एक जगह पर, ब्लड क्लॉट का बन जाना, ये हेमाटोमा होगा। अब ब्लड क्लॉट किस तरह से बनेगा ये समझ लें। ये हमारे पास एक बोन है, और वो बोन बीच में से आप देखेंगे बीच वाला पार्ट उसका डैमेज हो चुका है। जब बोन बीच में से डैमेज हो चुकी है, तो ये जो ब्लड वेसल्स थी, जो कि होना तो ये चाहिए था कि दोनों हिस्सों में जुड़ी हुई होती, लेकिन बोन के टूटने की वजह से ये ब्लड वेसल्स भी टूट जाएँगी। जब ये ब्लड वेसल्स टूट जाएँगी, ये वाला पूरी ब्लड वेसल्स, तो फिर उस ब्लड वेसल्स के टूटने की वजह से इस पूरे रास्ते में जो है खून जमा हो जाएगा, और खून लीक होकर के बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी, और फिर उस खून को रोकने के लिए जो है हेमाटोमा का प्रोसेस होगा। यानी कि वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होगी, फाइब्रिन आएँगे, उसके अलावा जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो आकर के खून को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ब्लड क्लॉट की वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी जो खून को रोकेगी। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान अगर हम देखेंगे, खून तो रुक भी जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ब्लड क्लॉट बन गया, यहाँ पर भी ब्लड क्लॉट बन गया, तो अब खून इस हिस्से में नहीं आ रहा। लेकिन इस हिस्से में जो बोन सेल्स मौजूद थे, वो फिर मरना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि बोन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, बोन सेल्स को खाना नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस वजह से वो डेड होना शुरू हो जाएँगे। और फिर आगे के प्रोसेस को अब हम बुक से देखते हैं। तो हेमाटोमा का ज़िक्र करें तो इसके बाद से लिखा हुआ है व्हेन फ्रैक्चर अकर्स द ब्लड वेसल्स विदिन द बोन एंड इट्स सराउंडिंग पेरिओस्टियम ब्रेक। जो ब्लड वेसल्स बोन में मौजूद हैं और पेरिओस्टियम में मौजूद हैं वो टूट जाएंगी। पेरिओस्टियम हम किसको कहते हैं? बोन की जो लेयर होती है बाहर वाली, उसे पेरिओस्टियम कहते हैं। अगर एक बोन मौजूद है, उसकी आउटर कवरिंग पेरिओस्टियम है, तो पेरिओस्टियम के पास भी अगर ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी वो भी टूट जाएंगी। फिर क्या होगा? ब्लड escapes फ्रॉम दोज वेसल्स, उन वेसल्स में से ब्लड निकलेगा एंड मैसिवली accumulates इन द सराउंडिंग, और फिर मैसिवली बहुत ज़्यादा वो ब्लड उन आसपास की जगहों में जमा होना शुरू हो जाएगा। फिर उस खून को रोकने के लिए क्लॉट फॉर्मेशन होगी। तो लिखा है विच फॉर्म्स अ क्लॉट हेमाटोमा। और उसके अलावा दूसरा लिखा हुआ है कि फिर कौन से मामलात होंगे। लिखा हुआ है द इम्यून सिस्टम एक्टिवेट्स एंड इंड्यूस स्वेलिंग एट द साइड ऑफ इंजरी। इम्यून सिस्टम भी असर दिखाना शुरू कर देगा, और जिस जगह पर ये पूरा मामला हुआ है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी। मज़ीद लिखा हुआ है रिसेप्टर्स डेवलप पेन सेंसेशन एंड ड्यू टू सस्पेंडेड ब्लड सप्लाई द बोन सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बिगिन टू डाई। बोन सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, रिसेप्टर्स भी वहाँ पर आ जाएंगे, रिसेप्टर्स की वजह से हमें दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा जहाँ पर फ्रैक्चर हो चुका है। मज़ीद लिखा हुआ है द हेमाटोमा इंटरनली सील द फ्रैक्चर साइट। हेमाटोमा जो है वो ब्लड क्लॉट जो है वो फ्रैक्चर साइट को सील कर देगा, बंद कर देगा, और इससे ये होगा, लिखा हुआ है प्रिवेंटिंग फर्दर ब्लड लॉस, बाकी मज़ीद ब्लड लॉस नहीं होगा। और फिर आगे लिखा हुआ है एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर हीलिंग प्रोसेस।
और फिर बाकी इसका काम अब ये होगा कि ब्लड क्लॉट बन चुका है, खून का बहना नहीं है अभी, तो अब इससे हीलिंग का जो प्रोसेस है वो फिर आगे हो पाएगा, वरना अगर कंटिन्यूअस ब्लड बहता रहेगा तो हीलिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास जो स्टेप मौजूद है सेकंड, वो है फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन। कि हमारे पास दो चीज़ों के सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स जो हैं उनकी भी फॉर्मेशन हो रही है, और दूसरा जो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं उनको बनाने वाले सेल्स की भी फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पर हेमाटोमा मौजूद था। लिखा हुआ है इसके बारे में, विद इन वीक्स न्यू ब्लड वेसल्स एंड न्यूमरल ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप अराउंड द पेरिओस्टियम। कुछ ही हफ्तों के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि उस फ्रैक्चर की साइट पर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स डेवलप हो चुकी होंगी, और ऑस्टियोब्लास्ट भी वहाँ पर डेवलप हो चुके होंगे। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ से डेवलप हुए होंगे? ये पेरिओस्टियम में से डेवलप हुए होंगे, और उसके अलावा ये सारे कहाँ दाखिल हो चुके होंगे? ये हेमाटोमा में जा चुके होंगे। यानी हेमाटोमा की जगह पर अब ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी और ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद होंगे। ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में मज़ीद लिखा हुआ है कि ऑस्टियोब्लास्ट क्विकली डिवाइड्स एंड गिव राइज टू स्पंजी बोन इन द रीजन क्लोज टू द न्यू ब्लड वेसल्स। ऑस्टियोब्लास्ट जो होंगे वो फिर स्पंजी बोन को पहले बनाएंगे, और उसके अलावा वो स्पंजी बोन्स को वहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर न्यू ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी। तो इस तरह से अब बोन का हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा, किस तरह से हमारे पास स्पंजी बोन जो है देखने को मिलेगी इस हेमाटोमा वाली जगह पे। तो लिखा हुआ है, द नेक्स्ट फेज ऑफ हीलिंग बिगिंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज कॉल्ड ग्रेन्यूलेशन टिश्यूज। जब हम इस सेकंड प्रोसेस का जिक्र करें तो सेकंड प्रोसेस के अंदर नए टिश्यूज बनते हैं जिनको ग्रेन्यूलेशन टिश्यूज कहा जाता है। इंजरी की जगह पर ग्रेन्यूलेशन टिश्यूज बनते हैं जो रेड कलर के काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इन टिश्यूज के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होंगी? तो लिखा हुआ है, दीज टिश्यूज कंटेन न्यू ब्लड वेसल्स। इन टिश्यूज के अंदर न्यू ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी। उसके अलावा इनके अंदर फाइब्रोब्लास्ट मौजूद होंगे, ऐसे सेल्स जो कि फाइब्रोजिन प्रोटीन को बनाएंगे। उसके अलावा वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स, ये वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं दरअसल ये ब्लड वेसल्स को बनाते हैं। तो ब्लड वेसल्स भी बनेंगी, कोलेजन फाइबर्स भी बनेंगी। मज़ीद लिखा हुआ है, एंड मैक्रोफेजेस विद इन अ मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन। और ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट हो गए, एंडोथेलियल सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ये सारे एक मिक्सचर में हमें नज़र आते हैं जिसको हम कोलेजन का मैट्रिक्स कह रहे हैं। कोलेजन प्रोटीन का जो कि हमारे पास मैट्रिक्स है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। और उसके अलावा कोलेजन का भी मैट्रिक्स है, और दूसरा ये फाइब्रिन प्रोटीन का भी मैट्रिक्स है। यानी इसमें दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कोलेजन प्रोटीन भी और फाइब्रिन प्रोटीन भी। यानी एक पूरा सॉल्यूशन होगा जिसमें कोलेजन है, फाइब्रिन है, मैक्रोफेजेस है, एंडोथेलियल सेल्स है और फाइब्रोब्लास्ट है। मज़ीद लिखा हुआ है, ऑल ऑफ देम आर एडेड अप एंड डेवलप अ मेशवर्क कॉल्ड फाइब्रोकार्टिलेज कैलस। फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर के एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे जिसको फाइब्रोकार्टिलेज कैलस कहा जाता है। और ये कहाँ बनेगा? एट द एंड ऑफ द ब्रोकन बोन, जो हड्डी टूट चुकी है वहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा जो कार्टिलेज के सेल्स पर कंसिस्ट करेगा। और उसके अलावा लिखा हुआ है, द डेड सेल्स आर फेगोसिटाइज्ड। पुराने जो सेल्स होंगे उन्हें खाया जाएगा, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा इन मैक्रोफेजेस की तरफ से जो कि यहाँ पर मौजूद थे। मज़ीद लिखा हुआ है, द ओस्टियोब्लास्ट डेवलप अ स्पंजी बोन एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन फाइबर्स टू रिफॉर्म द फ्रैक्चर्ड बोन्स। नए बोन को बनाने के लिए अब प्रोसेस शुरू ये होगा कि फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन प्रोटीन्स को बनाएंगी, ऑस्टियोब्लास्ट स्पंजी बोन को बनाना शुरू करेंगी। पहले हमारे पास कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होगा, फिर स्पंजी बोन बनना शुरू होगा, और उसके अलावा कोलेजन फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगी, और फिर एक पूरा बोन हमारे पास रिपेयर हो जाएगा। अब हम तीसरा स्टेप की बात करें तो लिखा हुआ है, बोनी केलस फॉर्मेशन स्टेज। कि जब हमारे पास सॉफ्ट स्ट्रक्चर बन चुका था बोन्स का, उसके बाद एक हार्ड और बोनी स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोनी केलस कह रहे हैं, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेल्स मौजूद होंगे लेकिन वो बोनी सेल्स होंगी। अब ये किस तरह से होगा? तो लिखा हुआ, व्हेन द सॉफ्ट केलस इज फॉर्म्ड लेटर इट इज कैल्सिफाइड एंड टर्न्ड इनटू हार्ड बोनी केलस। कि पहले जब सॉफ्ट कैलस बनेगा, यहाँ गलती की गई, यहाँ लिखा हो कि उसे कैल्सीफाई किया जाएगा। कभी भी कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर कैल्सीफाई नहीं होता, बल्कि वो रिप्लेस होता है, यानी कि वो खत्म हो जाएगा कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, उसकी जगह पर हार्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहीं पर भी यही होगा। तो हम लिखेंगे, लेटर इट इज रिप्लेस्ड एंड फॉर्म हार्ड बोनी कैलस। सॉफ्ट कैलस के बाद वो स्ट्रक्चर रिप्लेस हो जाएगा और हार्ड बोनी कैलस यानी कि बोनी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। तो यही बात लिखी हुई, एज द बोनी कैलस फॉर्मेशन प्रोग्रेसेस इट रिप्लेस्ड विद बोन।
तो यही बात लिखी हुई है कि जब बोनी केलस बनेगा फिर वो डेवलप होता हुआ पूरा बोन की शक्ल इख्तियार कर देगा। आगे लिखा हुआ है द हार्ड केलस फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड अराउंड 3 वीक्स आफ्टर द फ्रैक्चर। जब ये फ्रैक्चर होता है तो उसके तीसरे हफ्ते में ये हार्ड बोन बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यूज फॉर अबाउट 3 मंथ्स, और ये 3 महीने तक चलेगा। व्हेन कार्टिलेज बिकम ओसिफाइड, कार्टिलेज कभी भी ओसिफाइड नहीं होती, ये हमने कहा था। व्हेन कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड इट कंटेन ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड मैट्रिक्स। कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर रिप्लेस हो जाएगा, बोनी स्ट्रक्चर आ जाएगी जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और बोनी मैट्रिक्स मौजूद होगा, यानी कि पूरा बोन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है रीमॉडलिंग का स्टेज। रीमॉडलिंग हम किसको कहेंगे, तो लिखा हुआ है बोन रीमॉडलिंग इज द स्टेज व्हेन ओल्ड बोन टिश्यूज आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन दैट जॉइन बोथ फ्रैक्चर साइड। जब हमारे पास पुराने टिश्यूज खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह पर नए टिश्यूज आ जाएंगे जो उस फ्रैक्चर की साइड पर जुड़ जाएंगे, इस प्रोसेस को हम बोन रीमॉडलिंग कहेंगे। और ये प्रोसेस किस तरह से होगा, तो लिखा हुआ रीमॉडलिंग स्टार्ट्स व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट डिटेक्ट द फ्रैक्चर। ऑस्टियोब्लास्ट के जो सेल्स होंगे, जो बोन सेल्स को बनाने वाले सेल्स हैं, वो फ्रैक्चर को डिटेक्ट करेंगे। ना से वो फ्रैक्चर को डिटेक्ट करेंगे बल्कि वो दूसरे सेल्स को कुछ और सेल्स बनाने का कहेंगे। लिखा हुआ इंड्यूस मोनोसाइट्स, वो मोनोसाइट्स को इंड्यूस करेंगे ताकि वो फ्यूज हो सके और फिर वो ऑस्टियोक्लास्ट को बनाए। मोनोसाइट्स कई सारे जुड़ करके जो सेल बनाएंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, यानी कि एक मोनोसाइट के पास एक न्यूक्लियस मौजूद है, कई सारे जुड़ गए तो मल्टी न्यूक्लिएट ज्यादा न्यूक्लियस वाला सेल बनेगा जिसको हम ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहेंगे। द ऑस्टियोक्लास्ट मैच्योर्स एंड एक्सिवाइज टू स्टार्ट रीअब्जॉर्बिंग बोन्स। ऑस्टियोक्लास्ट बड़ा हो जाएगा तो फिर वो जो बोन के टुकड़े बचे हुए होंगे पुराने बोन के, उन्हें रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। एज द बोन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसीड्स, osteoblasts start producing collagen to fill the leukine created by the osteoclast, and calcium phosphate begin to deposit, forming hydroxypetate। अब ये होगा कि ऑस्टियोक्लास्ट जब उस पुराने मटेरियल को ख़त्म कर चुके होंगे तो उन स्पेसेस के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वहाँ आ जाएंगे और फिर वो उन स्पेसेस के अंदर कोलेजन को भरना शुरू कर देंगे। कोलेजन वहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद कैल्शियम फास्फेट भी वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगी और एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सीपेटेट। उसके अलावा लिखा हुआ है द ऑस्टियोब्लास्ट कीप प्रोड्यूसिंग न्यू बोनी मटेरियल एंड ट्रांस इनटू ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट जो है उनमें से कई सारा मटेरियल निकलता रहेगा, क्योंकि हमने कहा था कि मैट्रिक्स भी ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, ये सारा मटेरियल उनमें से निकलता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है कई सारा मटेरियल बनाते रहेंगे और फिर वो ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइनली द बोनी केलस इज देन रीमॉडल्ड। जो बोनी केलस का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका होगा, और किसकी मदद से, ऑस्टियोक्लास्ट और दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट की मदद से। और फिर मज़ीद लिखा हुआ है एंड कॉम्पैक्ट बोन इज एडेड जस्ट लाइक द ओरिजिनल अनब्रोकन बोन। फिर कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा और ये जो बोन होगा बिल्कुल अनब्रोकन बोन के जैसा हो जाएगा एंड द फ्रैक्चर इज हील्ड, और फ्रैक्चर ठीक हो चुका होगा। दिस रीमॉडलिंग कैन टेक मेनी मंथ्स, कई ज़्यादा मंथ का टाइम लग सकता है इस पूरे प्रोसेस को होने में, रीमॉडलिंग का पूरा स्ट्रक्चर यानी कि पूरी बोन की न्यू शेप बनने में। लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है द बोन में रिमेन अनइवन फॉर ईयर्स। कई सालों तक बोन की वही शेप रह सकती है। अब होगा किस तरह से, जिसे हम देखेंगे कि ये हमारे पास बोन है जिसका बीच वाला हिस्सा टूट चुका है। अब इस बीच वाले हिस्से के अंदर हेमाटोमा का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, हेमाटोमा फॉर्मेशन होगी। फिर उस हेमाटोमा की जगह पर जो है न्यू ब्लड वेसल्स तो डेवलप होंगी, साथ में कार्टिलेज का केलस बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद बोनी केलस बनना शुरू हो जाएगा, फिर बोन ठीक हो जाएगा, लेकिन बोन रिपेयर तो हो चुका होगा लेकिन उसकी शेप कई टाइम तक अनइवन यानी कि वही पुरानी शेप रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक वीडियो को देखते हैं, एनिमेटेड वीडियो को। वहाँ से आपको ये बोन हीलिंग का जो तरीक़ेकार है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरह से बोन हीलिंग का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो टूटी हुई बोन के अंदर जो ब्लड वेसल्स टूटी थी उनका ब्लड लीक होगा और फिर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी जिसको हम कहेंगे हेमाटोमा, जो कि ब्लड क्लॉट होगा। और फिर हमारे पास आएंगे ऑस्टियोक्लास्ट जो कि टूटे हुए बोन के टुकड़ों को ख़त्म करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और सेल्स भी आएंगे जब ये मुकम्मल ख़त्म हो चुका होगा, जैसे हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट है जो कि फाइब्रिन प्रोटीन को बनाएंगे, और उसके अलावा फिर वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग जो है सॉफ्ट केलस कहते हैं। फिर वो सॉफ्ट केलस जो है वो चेंज हो जाएगा और उसमें से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास होगा हार्ड केलस, बोनी केलस जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद बोन पर कुछ प्रेशर लगता रहेगा जिससे बोन जो है वो रिफॉर्म होती रहेगी
बोन की पूरी शेप जो है वो चेंज होती रहेगी। लेकिन फिर भी बोन जो है काफ़ी अरसे तक अनइवन रहेगा, सालों के बाद उसकी शक्ल ओरिजिनल की जैसी हो जाएगी दोबारा से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।